हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, फिट और फाइन होंगे। बेटा, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे हम लोग, आज उसको कंप्लीट करेंगे। और आज के लेक्चर में हमको मेनली जो डील करना है, ठीक है ना, मेनली जो डिस्कस करना है वो क्या क्या हो जाएगा बताइए जरा। एक तो बेसिडियोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, फिर उसके बाद ड्यूटेरोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज, और फिर उसके बाद विषाणु, वायरॉइड तथा प्रोसंक, तथा प्रोसंक। ये वो चीज़ें हैं जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बाकी लाइकेन भी जब आप एनसीईआरटी पढ़ रहे होंगे तो इसी फ्लो में मिलेगा, लेकिन लाइकेन मैं आपको कल के लेक्चर में पहले ही पढ़ा चुका हूँ, तो लाइकेन हमें वापस से पढ़ने की कोई ज़रूरत है नहीं भाई। चलिए शुरू करते हैं। बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज जो है इसको बेसिकली ब्रैकेट फंजाई भी कहा जाता है। बेसिडियोमाइसिटीज को बेटा क्या कह दिया जाता है, तो आप देखेंगे कि ब्रैकेट फंजाई कह दिया जाता है। ब्रैकेट फंजाई, ब्रैकेट फंजाई कह देते हैं। ये कहाँ कहाँ पर पाए जा सकते हैं, तो आप कहेंगे कि मिट्टी में पाए जा सकते हैं, या फिर जो लकड़ी के लट्ठे हैं, लकड़ियाँ नहीं पड़ी रहती हैं गांव में, लकड़ी वगैरह काट के फेंक दिया जाता है, तो जो लकड़ी के लट्ठे हैं या जो वृक्ष के ठूंठ हैं, कई बार वृक्ष सूख जाता है और पूरा वो खड़ा रहता है उसका स्टेम। वृक्ष जो है सूख जाता है, पूरा उसका स्टेम खड़ा रहता है, ठूंठ। और या फिर ये पादप में परजीवी हो सकते हैं। ये जो है बेटा पादप में परजीवी हो सकते हैं। और ये जो परजीवी होते हैं तो दो तरीके के होते हैं भाई, ठीक है। एक होता है किट, जिसे आप कहते हैं रस्ट। उदाहरण हो जाएगा पक्सीनिया। पक्सीनिया जो फंजाई है वो रस्ट यानी कि किट कॉज करता है। दूसरे होते हैं कंड यानी कि स्मट। यूस्टिलागो जो होता है, स्टूलिगो या स्टिलागो जो भी लिख के आ जाए, स्टिलगो क्या करता है, कंड या स्मट कॉज करता है। अब बार बार भूल जाता है कि कौन सा क्या है ना, रस्ट कौन है या किट कौन है, स्मट कौन है, कुंड कौन है। तो एक चीज आप याद कर लीजिए, दूसरा वाला उसका ऑटोमेटिक हो जाएगा उल्टा। तो ऐसे याद कर लेंगे कि किट्टू की रसोई में पकवान बना। किट्टू की रसोई में पकवान बना, ऐसे याद कर लेंगे भाई। किट्टू की रसोई में पकवान बना, तो किट्टू का मतलब क्या हो जाएगा, किट। रसोई का मतलब हो जाएगा रस्ट। पकवान का मतलब हो जाएगा पक्सीनिया। और बना मतलब बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज। तो ये बेटा इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। किट्टू की रसोई में पकवान बना, यानी किट जो है वो रस्ट है, उदाहरण पक्सीनिया। कोशिका भित्ति जो है इनमें वो काइटिन का पाया जाता है। अगर आप कोशिका भित्ति की बात करें, कोशिका भित्ति,
कोशिका भित्ति जो है वो काइटिन का पाया जाएगा। मैंने कल भी बताया था कि ऊमाइसिटीज के अलावा, ऊमाइसिटीज के अलावा बेटा कोशिका भित्ति जो है वो काइटिन का पाया जाता है। इनका जो कवक जाल है वो पटीय और शाखित होगा। कैसा होगा भाई? पटीय और शाखित। माइसेलियम जो है कैसा है? सेप्टेट है और ब्रांच्ड है। फाइकोमाइसिटीज के अलावा, फाइकोमाइसिटीज के अलावा बाकी सब में कैसा होता है बताइएगा जरा मुझे। फाइकोमाइसिटीज के अलावा बाकी सब में पटीय और शाखित ही होता है। बाकी सब में कैसा होता है? पटीय और शाखित। अलैंगिक बीजाणु इनमें अनुपस्थित होते हैं। अलैंगिक बीजाणु अनुपस्थित। तो फ्रेगमेंटेशन तो होगा, वो मैं पहले ही बता चुका हूं, लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यहां पर कि अलैंगिक बीजाणु जो हैं बेसिडियोमाइसिटीज में अगर आप देखें, बेसिडियोमाइसिटीज में जो अलैंगिक बीजाणु हैं वो अनुपस्थित होते हैं। जो एसेक्सुअल स्पोर है वो नहीं पाए जाते हैं। जो अगर आप इसमें लैंगिक जनन देखना चाहें, इसमें अगर आप लैंगिक जनन देखना चाहें तो लैंगिक अंग जो है वो क्या है? अनुपस्थित है। लैंगिक अंग जो है वो अनुपस्थित होते हैं भाई। इसमें क्या होता है? आप कहेंगे कि भिन्न भिन्न स्ट्रेनों वाली, भिन्न भिन्न स्ट्रेन, या आप यहां पे ऐसे समझ सकते हैं कि जीनोटाइप, भिन्न भिन्न स्ट्रेन वाली या भिन्न भिन्न जीनोटाइप वाली दो कायिक कोशिकाएं आपस में मिलती हैं। कायिक कोशिकाएं या कायिक संरचनाएं, कायिक कोशिकाएं या कायिक संरचनाएं आपस में संलयित होती हैं, आपस में संलयित होती हैं। मतलब कि जो कायिक संरचना है, जो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है बेटा, जो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है जिसे आप हाइफा कहते हैं, वो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर यानी कि हाइफा, वो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर यानी कि हाइफा वही क्या होता है? वो आपस में फ्यूज हो जाता है। तरीका वही रहेगा बेटा, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी होती है कौन सी वाली? तुरंत वाली या थोड़ी देर बाद वाली? थोड़ी देर बाद वाली। तो डिलेड कैरियोगैमी, और फिर मियोसिस, है ना? मियोसिस होगा तो स्पोर बनेगा। इसमें जब आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से संरचना है भाई। इधर देखते चलो जरा, मान लो इसमें जो स्पोर है ना वो ऐसे बहिर्जात रूप से बनता है भाई। ये जो स्पोर होता है ये बहिर्जात रूप से बनता है। तो ये तो हो गया क्या? बेसिडोकार्प, फलन काय है भाई ये, बेसिडोकार्प। बेसिडोकार्प फलन काय है यानी कि फ्रूटिंग बॉडी है। बेसिडोकार्प क्या है? फलन काय यानी कि फ्रूटिंग बॉडी है। ये है बेसिडियम। ये क्या है बेटा? बेसिडियम। आप कहेंगे कैरियोगैमी व मियोसिस का स्थल। जैसे वहां पर एस्कस था, एस्कोमाइसिटीज में कौन था बेटा जहां पे कैरियोगैमी और मियोसिस हो रहा था? बताइए जरा। तो एस्कोमाइसिटीज में कैरियोगैमी और मियोसिस हो रहा था एस्कस में, वो थैली में। यहां पर ये काम होता है किसमें? बेसिडियम में। और फिर ये बनते हैं स्पोर। इनको कह दिया जाएगा बेसिडियो स्पोर या बेसिडियो बीजाणु, बेसिडो स्पोर। ये क्या है बेटा? बेसिडियो स्पोर है, बेसिडियो बीजाणु।
हेप्लॉइड होगा क्योंकि मियोसिस के बाद बन रहा है, और बहिर्जात रूप से बन रहा है बेटा, बाहर बन रहा है ना, एक्सोजीनियसली फॉर्म हो रहा है। चार बनते हैं, ये देख रहे हैं आप, चार जो बेसिडियो स्पोर हैं, अब वो किसी चीज के अंदर नहीं बन रहे, ऊपर टिप पे बन रहे हैं, एक्सोजीनियसली फॉर्म हो रहे हैं भाई, एक्सोजीनियसली फॉर्म हो रहे हैं, बहिर्जात रूप से उनका निर्माण हो रहा है। उदाहरण की अगर आप बात करें तो बच्चों उदाहरण में पफ बॉल है, पफ बॉल है भाई। इसके अलावा अगर आप देखें तो पक्सीनिया है, जिसे आप किट फंगस कहते हैं, यूस्टिलागो है, ठीक है, ब्रैकेट फंजाई तो इसे कहते ही हैं हम। इसके मशरूम हो जाएगा भाई, मशरूम। अब ये जो मशरूम है ये खाने योग्य भी होता है और विषैला भी होता है। खाने योग्य भी होता है और विषैला भी होता है। तो जो खाने योग्य मशरूम है वो हो जाएगा एगेरिकस। खाने योग्य जो मशरूम है वो क्या हो जाएगा, एगेरिकस। और जो विषैला पॉइजनस है वो हो जाएगा टोडस्टूल। तो एगेरिकस खाने लायक मशरूम है, आप उसको अलग अलग तरीके से कंज्यूम करते हैं, खाते हैं। टोडस्टूल भी मशरूम है लेकिन वो एडिबल नहीं होता क्योंकि पॉइजनस होता है, विषैला होता है। एंड इट इज ऑल अबाउट बेसिडियोमाइसिटीज। एक बार फटाफट से देख लीजिए बेसिडियोमाइसिटीज, फिर आगे बढ़ेंगे और ड्यूटेरोमाइसिटीज कंप्लीट करेंगे। देखो भाई जल्दी से, चलो बेटा, ये आपने देख लिया होगा, राइट। अब हम लोग पढ़ेंगे बेसिडियोमाइसिटीज के बाद ड्यूटेरोमाइसिटीज। आइए जरा ड्यूटेरोमाइसिटीज पढ़ते हैं भाई। ड्यूटेरोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज जो है इनको कहा जाता है अपूर्ण कवक। अपूर्ण कवक या फंजाई इम्परफेक्टी, अपूर्ण कवक कहते हैं और या फिर फंजाई इम्परफेक्टी कहते हैं। ठीक है भाई, ड्यूटेरोमाइसिटीज जो है उसे अपूर्ण कवक या फंजाई इम्परफेक्टी कहा जाता है। क्लियर है भाई। ड्यूटेरोमाइसिटीज की अगर आप बात करें तो यहां पर पहले तो आप देखिए कि ये परजीवी हो सकते हैं या मृतजीवी हो सकते हैं, परजीवी या मृतजीवी, या फिर ये अपशिष्ट पदार्थों के अपघटक हो सकते हैं, या फिर ये क्या हो सकते हैं, अपशिष्ट पदार्थों के अपघटक, अपशिष्ट पदार्थों के अपघटक परजीवी हो सकते हैं या फिर मृतजीवी हो सकते हैं, और या फिर ये अपशिष्ट पदार्थों के अपघटक हो सकते हैं। कोशिका भित्ति जो है बेटा वो काइटिन का ही रहेगा। कोशिका भित्ति जो है, कोशिका भित्ति
जी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। कोशिका भित्ति इनमें काइटिन का ही बना होता है। काइटिन का बना हुआ सेल वॉल है। कवक जाल की अगर आप बात करें तो मैंने आपको बताया था कि फाइकोमाइसिटीज के अलावा बाकी हर जगह पर कैसा होता है, पटीय एवं शाखित कवक जाल होता है। कैसा होता है? पटीय एवं शाखित कवक जाल होता है बेटा। पटीय एवं शाखित कवक जाल, ब्रांच्ड एंड सेप्टेट, फाइकोमाइसिटीज के अलावा बाकी सब में। इनको अपूर्ण कवक क्यों कहते हैं? आप कहोगे कि ड्यूटेरोमाइसिटीज को अपूर्ण कवक कहते हैं। ड्यूटेरोमाइसिटीज को अपूर्ण कवक कहते हैं। ड्यूटेरोमाइसिटीज को अपूर्ण कवक कहते हैं क्योंकि इनमें केवल अलैंगिक जनन, इनमें केवल अलैंगिक जनन, इनमें केवल अलैंगिक जनन देखने को मिलता है। इनमें केवल अलैंगिक जनन देखने को मिलता है एवं लैंगिक जनन पूर्णतया अनुपस्थित होता है। एवं लैंगिक जनन पूर्णतया अनुपस्थित होता है। ठीक है भाई। क्या कह रहा है? कह रहा है कि इसमें अगर आप देखें इम्परफेक्ट फंजाई, क्योंकि इस एक तरीके से इसका जो जीवन काल है वो पूर्ण है। क्यों अपूर्ण कह रहे हैं? वो उसको अपूर्ण क्यों माना जा रहा है भाई? क्योंकि उनमें लैंगिक जनन होता ही नहीं है। इनमें जो है लैंगिक जनन जो है होता ही नहीं है, नहीं पाया जाता। केवल और केवल अलैंगिक जनन पाया जाता है। और ऐसा भी कहते हैं कि जब इनमें लैंगिक जनन पाया जाएगा, जब इनमें लैंगिक जनन खोजा जाएगा, तो फिर इनको किसी दूसरी क्लास में हम लोग शिफ्ट कर देंगे। जैसे आपके पास एस्कोमाइसिटीज है या बेसिडियोमाइसिटीज है, तो इनको एस्को या बेसिडियोमाइसिटीज में जो है क्या कर दिया जाएगा? रख दिया जाएगा। तो आप कहेंगे कि लैंगिक जनन की खोज होने पर, लैंगिक जनन की खोज होने पर, लैंगिक जनन की खोज होने पर इन्हें अन्य समूहों जैसे कि एस्कोमाइसिटीज अथवा बेसिडियोमाइसिटीज में एस्कोमाइसिटीज अथवा बेसिडियोमाइसिटीज में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। ठीक है भाई। क्या कह रहे हैं बेटा यहां पर बताओ जरा? कह रहे हैं कि जब इनमें अभी तो देख पाया नहीं जा रहा है लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो है यहां पर टोटली एब्सेंट। खोजबीन चल रही है। अगर ऐसा कभी हुआ कि लैंगिक जनन पाया जा रहा है तो फिर और बाकी के संबंध स्थापित किए जाएंगे कि ये किससे ज्यादा मिल रहे हैं, ये जो है किससे मिल रहे हैं ज्यादा।
ठीक है। ये ज्यादा मिल रहे हैं एस्कोमाइसिटीज से तो एस्कोमाइसिटीज में शिफ्ट कर देंगे। अगर ये ज्यादा मिल रहे होंगे बेसिडियोमाइसिटीज से तो बेसिडियोमाइसिटीज में शिफ्ट कर देंगे। तो इस तरीके से चीज होती है बेटा। ठीक है भाई, इस तरीके से चीज होती है ये। अब अगर आप देखें, या इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि इनका जो लैंगिक अवस्था है, जैसे मान लो ड्यूटेरोमाइसिटीज है, तो अगर इनका जो अलैंगिक अवस्था है, ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये जो फंजाई है इनकी अलैंगिक अवस्था, असेक्सुअल स्टेज को कहां पे रख दिया जाएगा? ड्यूटेरोमाइसिटीज में रख दिया जाएगा, ड्यूटेरोमाइसिटीज। और अगर लैंगिक जनन पाया गया तो वो जो साइकिल है, वो जो सेक्सुअल स्टेज है, उसको क्या किया जाएगा? किसी अन्य क्लास में रख दिया जाएगा, किसी अन्य वर्ग में रख दिया जाएगा। आप कहेंगे किसी अन्य समूह में रख दिया जाएगा। कहां पर रख दिया जाएगा? किसी अन्य समूह में बेटा रख दिया जाएगा। अलैंगिक जनन जो है वो कोनिडिया के द्वारा होता है इनमें। ठीक है ना? अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? कोनिडिया के द्वारा। कोनिडिया के बारे में हमने कल पढ़ा था कि कोनिडिया जो है अचलायमान है, तलाभिसारी क्रम में व्यवस्थित होता है। कोनिडिया जो होता है बेटा, कोनिडिया, तो कोनिडिया जो है तलाभिसारी क्रम में व्यवस्थित है, एक्सोजीनियसली फॉर्म होता है, बाहर बनता है, बहिर्जात रूप से बनता है और अचलायमान होता है। उदाहरण की अगर आप बात करें तो कोलिटोट्राइकम, कोलिटोट्राइकम या ट्राइकोडर्मा, या अल्टरनेरिया। अल्टरनेरिया का एक स्पीसी होता है अल्टरनेरिया सोलेनी, उससे होता है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, अर्ली ब्लाइट, आलू की बीमारी है वो हो जाती है। किसकी वजह से? अल्टरनेरिया सोलेनी की वजह से, अल्टरनेरिया की वजह से। एंड इट इज ऑल अबाउट ड्यूटेरोमाइसिटीज। 10 सेकंड का समय है, आप फटाफट से इसको देख लीजिए, फिर हम लोग पढ़ रहे होंगे विषाणु के बारे में। चलिए भाई, तो ये फंजाई तक का जो काम है अपना वो कंप्लीट हो गया है। जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे इसके बाद, तो आपको एक पैराग्राफ मिलेगा प्लांट किंगडम में, उसमें जो एक दो बातें हैं वो मैं आपको अगले चैप्टर में पढ़ाऊंगा। फिर जो अगला पैराग्राफ है, अगला बेटा जो पैराग्राफ है वो आपको कहां पर मिलेगा बताइए जरा? एनिमल किंगडम का मिलेगा, प्राणी जगत। तो प्राणी जगत जो होता है, एनिमल किंगडम जो होता है, वो पूरा चैप्टर आपके पास होता है, उसमें आपको उसकी डिटेल पढ़ाई जाएगी।
अगर आप विटेकर के क्लासिफिकेशन की बात करें, सुनो भाई ध्यान से। अगर आप बेटा बात करें विटेकर के क्लासिफिकेशन की, तो विटेकर के क्लासिफिकेशन में वायरस, वायरॉइड, इवन प्रियॉन्स या लाइकेन, इनको कोई जगह नहीं दी गई है। इनको जो है कोई जगह बेटा दी नहीं गई है। किसको किसको? वायरस को यानी विषाणु को, वायरॉइड को, प्रोसंक को भी और लाइकेन को भी। जिसमें से लाइकेन जो है वो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, बाकी चीजें अभी पढ़नी है। वायरस से शुरू करते हैं। वायरस, वायरस या विषाणु आप कह लीजिए, ठीक है। विषैला तरल, विषैला तरल, ठीक है ना। वायरस यानी विषाणु, विषैला तरल। अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो जो पहला नाम है वो है दिमित्री इवांस्की या डीजे इवांस्की। दिमित्री इवांस्की यानी कि डीजे इवांस्की। साल याद रखेंगे 1892। इन्होंने तंबाकू में मोज़ेक रोग, तंबाकू में मोज़ेक बीमारी या मोज़ेक रोग तथा तंबाकू मोज़ेक वायरस की खोज की थी, तथा तंबाकू मोज़ेक विषाणु यानी कि टीएमबी की खोज की थी, डीजे इवांस्की जो है, दिमित्री इवांस्की, 1892 में इन्होंने क्या किया था? तंबाकू मोज़ेक रोग, उसको खोजा तंबाकू के पौधे में, और फिर उसके लिए कौन उत्तरदायी है? तो तंबाकू मोज़ेक वायरस जो है टीएमबी, उसके बारे में भी मतलब इन्होंने उसको खोजा। इन्होंने ये बताया कि विषाणु का आकार, विषाणु का आकार बैक्टीरिया से छोटा होता है। विषाणु का आकार बैक्टीरिया से छोटा होता है, छोटा होता है, क्योंकि क्योंकि विषाणु क्योंकि विषाणु बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से, बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से आर पार चले जाते हैं। ठीक है, ये दिमित्री इवांस्की का काम है भाई। ये किसका काम है? दिमित्री इवांस्की का। ऐसे होता है ना, घरों में भी हमारे वो छन्ना होता है, फिल्टर। तो पता चला कि एक छन्ना है, एक फिल्टर है, छाछ बोलते हैं कहीं कहीं पर, छज्जा। उस छाछ से गेहूं नहीं आर पार जा पा रहा है, ऐसे करके ना, ऐसे हिला के उसको गिराते हैं, कंकड़ वंकड़ कंकड़ वंकड़ गिराते हैं बेटा, तो उससे ना गेहूं जो है उसके आर पार नहीं जा पा रहा है, लेकिन सरसों चला जाता है। कुछ छेद बने रहते हैं उसमें। आपने क्या किया? आपको गेहूं और सरसों अलग करनी है। छोटा छेद रहेगा, गेहूं कंपैरेटिवली मोटा बड़ा होता है, तो गेहूं इस पार, सरसों इस पार। तो जिस जगह से गेहूं आर पार नहीं जा पा रहा है, जिस जगह से गेहूं आर पार नहीं जा पा रहा है, सरसों चला जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि सरसों का जो आकार है वो गेहूं से छोटा है। उसी प्रकार से पता लगाया गया कि जिस फिल्टर को बैक्टीरिया नहीं पार कर पाता है,
वायरस जो है पार कर लेता है। दूसरा है एमडब्ल्यू बीजरनिक। एमडब्ल्यू बीजरनिक, बीजरनिक। ईयर याद रखेंगे 1898। इन्होंने क्या किया, एक पौधा लिया, ऐसे संक्रमित पौधा था भाई, ठीक है, एक संक्रमित पौधा था बच्चों, एक संक्रमित पौधा था। संक्रमित पौधे का जो है, ये क्या है, ये तो संक्रमित पौधा है, संक्रमित पादप। इसका रस निकाला और इसको एक स्वस्थ पादप में डाला। ये क्या है, स्वस्थ पादप है। तो संक्रमित पादप का रस निकाला और स्वस्थ पादप में इंजेक्ट करा दिया। तो क्या देखा कि भाई ये जो स्वस्थ पादप था अब ये भी संक्रमित हो गया। ये जो क्या था बेटा, स्वस्थ पादप था, ये भी जो है संक्रमित हो गया। आप कहेंगे स्वस्थ पादप भी संक्रमित हो गया। स्वस्थ पादप भी संक्रमित हो गया, ये है भाई बात। संक्रमित पादप का इन्फेक्शियस, ऐसा प्लांट जो बीमार था, जो संक्रमित था, उसका रस निकाला और रस को निकाल के एक स्वस्थ पादप में डाल दिया। और जब स्वस्थ पादप में डाल दिया उसके बाद क्या देखा कि जो स्वस्थ पादप है वो भी क्या हो गया, संक्रमित हो गया। तो फिर इसने वायरस को कहा, इसने एक तो विषाणु नाम दिया, विषाणु नाम भी इसी ने दिया बेटा, याद रखना। वायरस यानी कि विषाणु नाम दिया, और वायरस को उसने कहा जीवित संक्रामक तरल। जीवित संक्रामक तरल, लिविंग इन्फेक्शियस फ्लूइड। लिविंग इन्फेक्शियस फ्लूइड, कंटोजियम वाइबम फ्लूडम। कंटाइजियम वाइबम फ्लूडम, कंटाइजियम वाइबम फ्लूडम कहा या लिविंग इन्फेक्शियस फ्लूइड कहा, जीवित संक्रामक तरल दिया, और साथ ही साथ विषाणु नाम भी इन्होंने दिया था। बेटा एनसीईआरटी में करेक्शन कर लीजिएगा अगर कुछ और लिखा हुआ है तो। विषाणु नाम दिया था बीजरनिक ने। और अब तीसरा नाम आ जाएगा डब्ल्यू एम स्टैनले, ये एम डब्ल्यू बीजरनिक, अब डब्ल्यू एम स्टैनले। स्टैनले ने 1935 में क्या किया, विषाणुओं के क्रिस्टल बनाए। इन्होंने विषाणुओं का क्रिस्टलीकरण किया, विषाणुओं का क्रिस्टलीकरण किया, विषाणुओं का क्रिस्टलीकरण किया बेटा, क्रिस्टलीकरण। और क्या देखा, क्रिस्टल जो थे वो मुख्यतः प्रोटीन के बने हुए थे। जो क्रिस्टल थे वो किसके बने हुए थे, वो बने हुए थे मुख्यतः प्रोटीन के। दीज क्रिस्टल्स आर मेनली मेड अप ऑफ प्रोटीन। दीज क्रिस्टल्स आर मेनली मेड अप ऑफ प्रोटीन। ये जो क्रिस्टल थे वो मेनली किसके बने हुए थे, प्रोटीन के बने हुए थे। ये हो गया बेटा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जो थोड़ा सा इतिहास भूगोल बताया गया था वायरस का। ये देखिए फटाफट से, फिर इसके आगे पढ़ेंगे कि वायरस में क्या होता है, कैसे होता है, कहाँ होता है। देखो भाई फटाफट से,
देख लिया बच्चों? चलिए, वायरस के बारे में कुछ और बातें करेंगे भी हम लोग। वायरस जो होता है, वायरस, ये अपने होस्ट के बाहर पोषक जो है, अपने पोषक के बाहर, पोषक यानी कि होस्ट, पोषक यानी कि होस्ट के बाहर, पोषक यानी कि होस्ट के बाहर ये कैसा होता है बेटा? पोषक यानी कि होस्ट के बाहर ये अक्रिय होता है, इनर्ट होता है, निर्जीव कह सकते हैं आप, निर्जीव। लेकिन पोषक के अंदर ये सजीव होता है। होस्ट के जब ये अंदर है, किसी सेल के जब अंदर है, तो फिर ये सजीव होता है, सजीव, सजीव। तो वायरस जो है बेटा, वायरस, विषाणु क्या हो जाएगा? एक अविकल्पी अंतः परजीवी हो जाएगा। ठीक है ना? अविकल्पी अंतः परजीवी, अविकल्पी अंतः परजीवी। अंतः परजीवी है, कोशिका के अंदर इसे जाना ही जाना पड़ेगा, क्योंकि कोशिका के बाहर तो ये निर्जीव है, क्योंकि कोशिका के बाहर तो ये इनर्ट है। कोशिका के बाहर कैसा है? ये इनर्ट है भाई। ठीक है ना? तो विषाणु जो है वो अविकल्पी अंतः परजीवी होते हैं, ऑब्लिगेट इंडो पैरासाइट होते हैं। आप इसको ए सेलुलर या नॉन सेलुलर जीव भी कह सकते हैं, ए सेलुलर या फिर नॉन सेलुलर जीव, ए सेलुलर या फिर नॉन सेलुलर जीव। अविकल्पी अंतः परजीवी है, ए सेलुलर या फिर नॉन सेलुलर जीव है, कोशिका के बाहर, किसी भी होस्ट के बाहर ये निर्जीव है, होस्ट के अंदर सजीव है। तो आप कहेंगे विषाणु, विषाणु सजीव तथा निर्जीव के वायरस या विषाणु सजीव तथा निर्जीव के मध्य की बीच की संयोजक कड़ी होते हैं। ठीक है भाई? विषाणु जो होते हैं वो सजीव और निर्जीव के बीच की क्या होते हैं? संयोजक कड़ी होते हैं। वो उसके बीच की कनेक्टिंग लिंक है भाई। कौन? वायरस। वायरस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। वायरस में अगर आप देखें तो मुख्यतया दो चीजें होती हैं। किसी भी विषाणु में आप अगर देखें, विषाणु, तो विषाणु में दो चीजें होती हैं। एक तो होता है उसका प्रोटीन आवरण। क्या होता है बेटा? प्रोटीन आवरण, जिसको क्या कहते हैं? कैप्सिड कहते हैं भाई, कैप्सिड। और कैप्सिड की जो इकाई होती है उस इकाई को कहा जाता है कैप्सोमियर। ठीक है भाई? प्रोटीन आवरण जो है, प्रोटीन आवरण, प्रोटीन आवरण को कैप्सिड कहते हैं, कैप्सिड। और कैप्सिड की जो इकाई होती है उसे कैप्सोमियर कहते हैं। साथ ही साथ यहां पर आनुवांशिक पदार्थ पाया जाएगा। प्रोटीन आवरण के अलावा आनुवांशिक पदार्थ, आनुवांशिक पदार्थ न्यूक्लिक अम्ल होता है, तो न्यूक्लिक अम्ल ही होगा, न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए अथवा आरएनए, डीएनए अथवा आरएनए, तो प्रोटीन आवरण पाया जाएगा जिसे आप कैप्सिड कहेंगे।
कैप्सिड की यूनिट को कैप्सोमियर कहा जाता है। कैप्सिड की यूनिट को क्या कहते हैं? कैप्सोमियर कहते हैं बेटा, कैप्सोमियर। और आनुवांशिक पदार्थ जो है न्यूक्लिक अम्ल है, डीएनए अथवा आरएनए। क्या है बेटा? डीएनए अथवा आरएनए है। आप कहेंगे किसी भी विषाणु में, या ऐसे कहेंगे कि विषाणुओं में, विषाणुओं में विषाणुओं में प्रोटीन आवरण के साथ साथ या प्रोटीन आवरण के साथ साथ प्रोटीन आवरण के साथ साथ डीएनए अथवा आरएनए पाया जाता है। प्रोटीन आवरण के साथ साथ डीएनए अथवा आरएनए पाया जाता है। किसी भी वायरस में, किसी भी विषाणु में डीएनए व आरएनए एक साथ नहीं पाए जाते। डीएनए व आरएनए एक साथ नहीं पाए जाते। एक साथ नहीं पाए जाते हैं बेटा, ठीक है ना? तो विषाणुओं में प्रोटीन आवरण के साथ साथ डीएनए या फिर आरएनए पाया जाता है, या तो डीएनए या आरएनए। डीएनए और आरएनए दोनों, जैसे आपकी सेल में क्या है, डीएनए भी है आरएनए भी है। आपकी जो कोशिका है, आपकी कोशिका में डीएनए भी है और आरएनए भी है। वायरस में ऐसा नहीं होता। वायरस में क्या होगा कि या तो डीएनए पाया जाएगा और या फिर आरएनए पाया जाएगा। बाहर प्रोटीन का आवरण, अंदर या तो डीएनए या आरएनए। हाँ, ये अलग बात है कि जिन वायरसेज में आरएनए जीनोम है वो बाद में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके डीएनए बना लेंगे। जिनमें आरएनए जीनोम है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके क्या करेंगे? डीएनए बना लेंगे। अच्छा, विषाणुओं का कौन सा पार्ट है, वायरस का कौन सा पार्ट है जो संक्रमण फैलाता है? विषाणुओं का कौन सा भाग है जो इन्फेक्शन कॉज करता है? तो आप कहेंगे कि विषाणुओं में विषाणुओं में संक्रमण, या विषाणुओं का, विषाणुओं में नहीं, विषाणुओं का संक्रमण फैलाने वाला भाग, संक्रमण फैलाने वाला भाग न्यूक्लिक अम्ल होता है। न्यूक्लिक अम्ल यानी कि डीएनए या फिर आरएनए। अगर डीएनए प्रेजेंट है तो वो डीएनए, आरएनए प्रेजेंट है तो वो आरएनए। तो वायरसेस का जो संक्रमण फैलाने वाला भाग है वो न्यूक्लिक अम्ल है भाई, डीएनए अथवा आरएनए। यहां तक देखिए, फिर भी वायरस की और भी डिटेल है, वो पढ़ेंगे बेटा। फटाफट से देखते चलो बेटा। जी, यहां तक देख लिया भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं।
जब वायरस किसी होस्ट को इन्फेक्ट करता है ना, तो आप कहेंगे विषाणु का केवल डीएनए अथवा आरएनए जो भी प्रेजेंट है ही होस्ट के अंदर जाता है। प्रोटीन आवरण, प्रोटीन आवरण बाहर ही रह जाता है। ठीक है, जैसे कोई वायरस है, वो वायरस मुझे इन्फेक्ट कर रहा है, तो वायरस अगर डीएनए वायरस है तो डीएनए उसका अंदर जाएगा मेरे सेल के, अगर आरएनए वायरस तो आरएनए जाएगा। प्रोटीन जो है वो कोशिका के बाहर ही रह जाता है। प्रोटीन जो होता है बेटा वो सेल के बाहर ही रह जाता है, याद रखिएगा आप लोग। प्रोटीन कहाँ रह जाता है? सेल के बाहर रह जाता है। तो वही पॉइंट मैंने आपको पढ़ाया, और ये आपको याद आएगा जब आप हार्से और चेज का एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे होंगे। डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है, इसका जो निर्विवाद सत्य इसको जो बताया था हार्से और चेज ने बताया था। तो उस टाइम पर यह कॉन्सेप्ट काम में आएगा कि विषाणु का केवल डीएनए आरएनए जो है वही होस्ट के अंदर जाता है, प्रोटीन आवरण होस्ट कोशिका के बाहर रह जाता है। तो सवाल ये कि फिर इस प्रोटीन का काम क्या है? तो आप कहेंगे कि ये जो प्रोटीन आवरण है, प्रोटीन आवरण डीएनए आरएनए को संरक्षित करता है। ये जो बेटा प्रोटीन आवरण है ये डीएनए अथवा आरएनए को संरक्षित करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है बेटा, प्रोटेक्शन काम है उसका। और अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया था कि ये जो प्रोटीन आवरण है, इस प्रोटीन आवरण की इकाई होती है कैप्सोमियर, या जिसे कह दिया जाएगा पेटिकोशिक, पेटिकोशिक। और ये जो पेटिकोशिक होते हैं, हो सकता है कि ये एक कुंडली के रूप में व्यवस्थित हो, और या फिर ये पॉलीहेड्रल हो, बहुफलकी हो। ठीक है ना? हो सकता है कि ये स्पाइरली अरेंज्ड हो, स्पाइरल शेप के हों, और हो सकता है कि ये बहुफलकी हो, जो हेड है वो पॉलीहेड्रल हो। तो ऐसा आपको दिखेगा T2 जीवाणु भोजी में, ऐसा आपको दिखेगा बेटा T2 जीवाणु भोजी में, बहुफलकी। और स्पाइरली अरेंज जो कैप्सोमियर हैं, ठीक है, वो आपको दिखाई देंगे टीएमबी में। टीएमबी होता कैसा है? रॉड शेप। टीएमबी रॉड शेप होता है, दूर से देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि रॉड है, लेकिन उसमें जो उसके कैप्सोमियर है वो कैसे अरेंज होते हैं? कुंडलीकृत तरीके से अरेंज होते हैं, स्पाइरली अरेंज्ड होते हैं। कैसे बेटा? कुंडलीकृत या स्पाइरली तरीके से वो अरेंज्ड होते हैं। अच्छा, जो पादप को संक्रमित करने वाले वायरस है, पादप को संक्रमित करने वाले वायरस, विषाणु, यानी कि पादप भोजी, उनमें पाया जाता है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। जो जंतुओं को संक्रमित करते हैं, जो जंतुओं को संक्रमित करने वाला विषाणु है, जंतुओं को संक्रमित करने वाले विषाणु बेटा उनमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हो सकता है, और या फिर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हो सकता है। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ऐसी कोई भी चीज बेटा हो सकती है। लेकिन जो जीवाणुओं को संक्रमित करने वाला वायरस होता है,
ये एक इन जनरल बात हम लोग यहां पे कर रहे हैं, ये भी याद रखिएगा। जीवाणुओं को संक्रमित करने वाले विषाणु, जीवाणुओं को संक्रमित करने वाले विषाणु, इनको जीवाणु भोजी या बैक्टीरियोफेज कहा जाता है। ऐसे वायरसेस को जो बैक्टीरिया को संक्रमित करते हैं उन्हें जीवाणु भेजी, आप जीवाणु भोजी कह लीजिए या बैक्टीरियोफेज भी कहा जा सकता है। तो उनमें पाया जाता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए। उनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए। यूजुअली, सामान्यतया, नॉर्मली प्लांट को जो इन्फेक्ट करने वाले वायरस हैं उनमें सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। जंतुओं को जो संक्रमित करते हैं उनमें सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए हो सकता है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए हो सकता है, या फिर डबल स्टैंडर्ड डीएनए हो सकता है। जीवाणुओं को जो संक्रमित करने वाले विषाणु हैं जिन्हें हम जीवाणु भोजी या बैक्टीरियोफेज कहते हैं उनमें द्विकुंडलित या द्विरज्जुक डीएनए होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है भाई। ठीक है, चलिए, अगर आप कहें कि विषाणुओं द्वारा जंतु रोग या विषाणु जनित प्राणी रोग, ये आपको डिटेल में ये बीमारियां पढ़ाई जाती हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाले चैप्टर में, लेकिन फिर भी अगर आप देखें जैसे चेचक है, मम्प्स है, हर्पीस है, इन्फ्लुएंजा है, और या फिर एड्स है। इंसानों में या आप कह सकते हैं कि प्राणियों में, जंतुओं में और भी बीमारियां हो सकती हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ इतनी ही है। सीआरटी ने जो मेंशन किया वो लिख रहा हूं। तो ये विषाणु जनित प्राणी रोग हैं, विषाणुओं के द्वारा प्राणियों में होने वाले रोग हैं भाई। और यहीं पर मैं आपको पढ़ा रहा हूं विषाणु जनित पादप रोग। विषाणु जनित पादप रोग, एक तो जैसे मोजैक बनना, दूसरा आप कह सकते हैं पत्तियों का मुड़ना, कुंचन उनका, पत्तियों का मुड़ना, कुंचन, कुंचन, पीलापन, सिरा स्पष्टता, या पौधा जो है बौना रह जाए, बौनापन, और यह जो ओवरऑल विकास है वही थोड़ा सा धीमा हो जाए, रुक जाए, अवरुद्ध विकास, अवरुद्ध विकास। तो ये है बेटा विषाणु जनित पादप रोग, विषाणु जनित पादप रोग है, याद रखिएगा आप इनके बारे में। वायरस हमारा पूरा हुआ, अब सिर्फ हमें वायरॉइड्स और प्रियॉन्स पढ़ने हैं। वायरस में काफी सारी चीजें हमने पढ़ी, मैं चाहता हूं एक बार आप वायरस देख लें, पूरा का पूरा, पूरा का पूरा वायरस देखते चलिए बेटा। वायरस पूरा हो गया मित्रों। वायरस के बाद वायरॉइड पढ़ेंगे और प्रोसंग पढ़ेंगे। देखते चलिए सारी चीजें।
चलो भाई, तो वायरस के बाद अब हमें पढ़ना है वायरॉइड, ठीक है ना। वायरॉइड, एनसीईआरटी इसको ऐसे विरोइड लिखती है। नाम याद रखेंगे, टीओ डीनर 1971। ठीक है ना। ईयर जो है 1971 याद रखिए, साइंटिस्ट टीओ डीनर याद रखिए। ये क्या है, आप कहेंगे कि ये वायरस से छोटे होते हैं, विषाणु से छोटे हैं ये, और इनमें प्रोटीन कोट का अभाव होता है, प्रोटीन आवरण अनुपस्थित है भाई। प्रोटीन प्रोटीन कुछ नहीं है, केवल और केवल क्या है, कम भार के संक्रमणकारी आरएनए है ये, संक्रमणकारी आरएनए, ठीक है ना। फ्री आरएनए है, संक्रमणकारी आरएनए है, लो मॉलिक्यूलर वेट है इसका, कम भार है। जैसा प्रोटीन का एक आवरण पाया जा रहा था वायरस में, ऐसा कोई भी आवरण यहां पे नहीं पाया जाता, कोई भी जो प्रोटीन कोट है यहां पर वो नहीं पाया जाता। साइज की अगर आप बात करें तो ये विषाणु से छोटे होते हैं, दे आर स्मॉलर देन वायरसेज। डिस्कवर्ड बाय टीओडीनर इन 1971, और इनकी वजह से जो बीमारी होती है वो है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज या ट्यूबर बीमारी, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर बीमारी, शॉर्ट में पीएसटीडी कह सकते हैं, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। तो टीओडीनर 1971 विषाणु से होते हैं छोटे, प्रोटीन आवरण जो है वो अनुपस्थित होता है, कम भार की संक्रमणकारी आरएनए है, और पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर बीमारी है बेटा। इसमें क्या है, इसकी वजह से क्या हो जाता है, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर बीमारी हो जाती है वायरॉइड की वजह से। और फाइनली लास्ट कॉन्सेप्ट जो हमें इस चैप्टर का पढ़ना है, प्रोसंक अर्थात प्रियॉन्स, प्रोसंक यानी कि प्रियॉन्स। ये एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन है भाई, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, ऐसे कह सकते हैं असामान्य रूप से मुड़ी हुई प्रोटीन, असमान रूप से मुड़ी प्रोटीन। आप जानते हैं, आपने पहले भी बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में पढ़ा भी होगा कि प्रोटीन की फोल्डिंग होती है, जो प्राइमरी स्ट्रक्चर उससे सेकेंडरी और फिर टर्सरी बनता है। तो अगर फोल्डिंग ठीक तरीके से ना हो, गलत कुछ हो जाए, तो कई बार वो प्रोटीन संक्रमणकारी हो जाता है। वो प्रोटीन कैसा हो जाता है बेटा, संक्रमणकारी। तो ये क्या है भाई, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन है, असामान्य रूप से मुड़े हुए, संक्रमण फैलाते हैं, बीमारी फैलाते हैं, तो संक्रमणकारी हैं बेटा ये। और इनका जो आकार है वो विषाणु के बराबर होता है। प्रोसंक यानी कि प्रियॉन्स का जो आकार है वो विषाणु के बराबर होता है। ठीक है भाई, ये चीज आप याद रखिए कि इनका जो आकार है, साइज जो है इनका, वो क्या है, वायरसेस के बराबर है। साइज क्या है, वायरसेस के बराबर है। एंड दे कॉजेज न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, न्यूरोलॉजिकल मस्तिष्क से संबंधित बीमारियां होती हैं इसकी वजह से, न्यूरोलॉजिकल बीमारियां होती हैं बेटा, न्यूरोलॉजिकल बीमारियां। जैसे जो मवेशी या पशु हैं
मवेशी या पशु, उनमें होता है मैड काउ डिजीज, या उसी को कहते हैं बोवाइन स्पोंजीफॉर्म इंसेफेलोपैथी। बोवाइन स्पोंजीफॉर्म इंसेफेलोपैथी, शॉर्ट में कह दिया जाता है बीएसई। गाय वगैरह में देखने को मिलता है, जो पशु हैं उनमें देखने को मिलता है, तो इसीलिए इसका नाम हो जाता है मैड काउ डिजीज। ठीक है ना। मवेशियों में, पशुओं में ये जो न्यूरोलॉजिकल बीमारी होती है प्रोसंक यानी कि प्रियॉन्स की वजह से, बोवाइन स्पोंजिफॉर्म इंसेफेलोपैथी कहेंगे, संक्षेप में बीएसई कहा जाएगा। इससे मैड काउ डिजीज भी कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं इसे? मैड काउ डिजीज। दूसरा मनुष्य में हो जाता है, अगर मनुष्यों में भी ये बीमारी फैलाते हैं, और मनुष्य में हो जाता है CR जैकब डिजीज। CR जैकब बीमारी, संक्षेप में जिसे CJD कह देते हैं। संक्षेप में क्या कह दिया जाता है बेटा? CJD। ठीक है भाई। चैप्टर जो है वो आपका पूरा हुआ बेटा। सवाल हम लोग क्या करेंगे इसके अगले चैप्टर के साथ कर लेंगे। थोड़ा सा भी मैं इस हालत में नहीं हूं कि सारी चीजें मैं व्यवस्थित कर पाऊं, तो बस मैं ये चाह रहा हूं कि आपका जो सिलेबस है वो भी धीरे धीरे आगे बढ़ता रहे, है ना। और क्वेश्चन प्रैक्टिस तो हम लोग कभी भी कर लेंगे, आप खुद से भी कर सकते हो, मैं भी प्लांट किंगडम के साथ साथ इसके भी सवाल आपको करा दूंगा। ठीक है जी। चलिए, यहां से हमने पढ़ना शुरू किया। सबसे पहले हमने क्या किया बेटा? बेसिडियोमाइसिटीज के बारे में पढ़ा। बेसिडियोमाइसिटीज देख लिया आपने। इस बेसिडियोमाइसिटीज के बाद हमने पढ़ा ड्यूटेरोमाइसिटीज। ये है आपका ड्यूटेरोमाइसिटीज। ड्यूटेरोमाइसिटीज जिसे हम लोग अपूर्ण कवक कहते हैं। ड्यूटेरोमाइसिटीज जिसे हम लोग अपूर्ण कवक कहते हैं। अपूर्ण कवक। फिर हमने ये वायरस के बारे में पढ़ना शुरू किया। सबसे पहले वो हिस्टोरिकल चीजें, डीजे वंसकी के बारे में, दिमित्री वंसकी, फिर MW बीजरनिक और फिर WM स्टैनले, एक एक करके इनके बारे में पढ़ा। फिर ये वायरसेस की और ज़्यादा डिटेल हमने पढ़ी कि वायरसेज में क्या क्या होता है, कहाँ होता है, कैसे होता है। विषाणुओं में किस प्रकार के विषाणुओं का आनुवांशिक पदार्थ क्या है या क्या हो सकता है। जो पेटी कोशिक है, जो कैप्सोमियर है, उसकी सिमेट्री क्या होती है, TMB में कैसा है वो, या T2 जीवाणु भोजी में कैसा है। जब वायरस इन्फेक्शन कॉज करता है, जब वायरस इन्फेक्ट करता है होस्ट को, जब वायरस होस्ट की सेल में एंटर होता है तो क्या होता है। वायरस का कौन सा भाग है जो होस्ट के अंदर जाता है, वायरस का कौन सा भाग है जो बाहर रह जाता है। तो प्रोटीन बाहर रह जाता है, DNA या जो RNA है वही अंदर जाता है बेटा। जो DNA या RNA है वही अंदर जाता है। आपने ये भी देखा कि जो बैक्टीरियोफेज है उसमें डबल स्टैंडर्ड DNA है। जो एनिमल वायरस है, एनिमल को इन्फेक्ट करने वाले जो वायरस है उनमें सिंगल स्टैंडर्ड RNA हो सकता है, डबल स्टैंडर्ड RNA हो सकता है, या फिर डबल स्टैंडर्ड DNA हो सकता है। पादप को, प्लांट को जो संक्रमित करने वाले विषाणु हैं उनमें बेटा सिंगल स्टैंडर्ड RNA पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एक कुंडलित RNA। और फिर हमने ये होने वाली बीमारियां देखी वायरसेस से, जैसे प्राणी जो रोग हैं, चेचक, मम्स, हर्पीस, इन्फ्लुएंजा, एड्स इत्यादि इत्यादि। पादप में क्या क्या हो सकता है? मोजैक बनता है। ठीक है। पत्तियों का मुड़ना, उनका कुंचित होना, पीलापन आ जाना उनमें, सिरा स्पष्टता, बौनापन, प्लांट जो है बौना रह जाएगा, या उसका जो ओवरऑल डेवलपमेंट है वही कम होगा। उसका जो प्लांट का ओवरऑल डेवलपमेंट है वही कम होगा बेटा। उसका जो डेवलपमेंट है वो रिटार्ड हो जाएगा, कम हो जाएगा, उसमें बाधा उत्पन्न हो जाएगी, उसमें अवरोध उत्पन्न हो जाएगा। तो आप लोग क्या कह देंगे कि जो विकास है वो अवरुद्ध हो जाएगा। विकास क्या हो जाएगा? अवरुद्ध हो जाएगा। ये प्रोटीन आवरण जो है DNA RNA को संरक्षित करने का कार्य करता है। इसकी इकाई को कैप्सोमियर या पेटिकोसिक कहते हैं। ये T2 जीवाणु भोजी में बहुफलकी हो सकते हैं
और या फिर ये कुंडली के रूप में हो सकते हैं, या फिर ये स्पाइरल के रूप में हो सकते हैं। कहाँ पर? तो टोबैको मोज़ेक वायरस में बेटा। कहाँ पर हो जाएंगे ये? ऐसे टोबैको मोज़ेक वायरस में हो जाएंगे भाई। और फिर हमने पढ़ा ये वायरॉइड के बारे में। अगर आपसे कोई पूछे कि हु डिस्कवर्ड द वायरॉइड, तो आप कहेंगे टियोडीनर। टियोडीनर वो व्यक्ति है जिसने क्या किया था? वायरॉइड को डिस्कवर किया था, टियोडीनर ने। कौन सी बीमारी होती है वायरॉइड से? अगर आपसे यह पूछा जाए तो आप कहेंगे पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर बीमारी होती है। क्या होती है? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर बीमारी होती है भाई। बहुत बढ़िया। इसमें डीएनए होता है कि आरएनए होता है कि प्रोटीन होता है कि सब होता है? तो आप कहेंगे कि इसमें प्रोटीन नहीं होता। इसमें जो है प्रोटीन नहीं होता है, केवल और केवल आरएनए पाया जाता है। और उस आरएनए का भी जो आणविक भार है, ठीक है ना, आणविक भार कम भार है उसका, लो मॉलिक्यूलर वेट आरएनए है। क्या है बेटा? ये लो मॉलिक्यूलर वेट आरएनए होता है। साइज की अगर आप बात करें तो ये विषाणुओं से छोटे हैं। फिर प्रोसंक है, प्रियॉन्स। प्रोसंक यानी प्रियॉन्स जो होते हैं एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन है। ये असामान्य रूप से मुड़े हुए प्रोटीन है। प्रोटीन फोल्डिंग के दौरान काम प्रॉपर नहीं हो पाता। संक्रमणकारी है, इन्फेक्शियस इन्फेक्शन फैलाते हैं। साइज की अगर आप बात करें तो इनका जो साइज है वो विषाणु के बराबर होता है। इनका जो साइज है वो क्या होता है बेटा? वायरसेज के बराबर होता है। इन दे कॉजेज सम न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। ये कुछ न्यूरोलॉजिकल बीमारी फैलाते हैं, मस्तिष्क से संबंधित मस्तिष्क रोग फैलाते हैं, आप कह सकते हैं। जैसे कि मवेशियों में यानी कि पशुओं में, कैटल्स में क्या हो जाता है? बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफेलोपैथी। बोइन नहीं, इसको लिखेंगे बोवाइन। बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफेलोपैथी यानी कि बीएसई। इसी को मैड काउ डिजीज भी कहा जा सकता है। और मनुष्यों में प्रियॉन्स से जो बीमारी होती है वो होती है बेटा CR जैकब डिजीज। CR जैकब डिजीज या CJD जिसे कह देते हैं। ठीक है। प्लांट किंगडम का जो पैराग्राफ है उसमें एक दो बातें हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊंगा। एनिमल किंगडम जो है वो आपको जूलॉजी में पढ़ाया जाएगा। लाइकेंस जो है वो हम पहले ही पढ़ चुके थे फंजाई के टाइम पर। तो फिर आप ये मत परेशान होइएगा कि सर वो प्लांट किंगडम नहीं पढ़ाया आपने, सर वो एनिमल किंगडम नहीं पढ़ाया आपने, सर वो लाइकेन नहीं पढ़ाया आपने। बेटा मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ ये सारी चीजें। जो पढ़ाना था वो मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ। क्योंकि कई बार फिर ना आप मुझे भी मैसेजेस करते हो कि सर वो ऐसा है, आपने ना लाइकेन नहीं पढ़ा दिया है बेटा। ठीक है, सब कुछ पढ़ा दिया है। होमवर्क की अगर आप बात करें तो जो एक्सरसाइज 1 है मॉड्यूल से, वो भी आपको कंप्लीट कर लेना है। एक्सरसाइज 2 तो मैंने आपको कल ही दे दिया था, फिर भी जो बचे हुए सवाल हो आप कर लीजिएगा। एक्सरसाइज 3 जो है बेटा वो भी आप कंप्लीट कर लीजिए। और एक्सरसाइज 4 जिसमें कि PYQ है वो भी आप कंप्लीट कर लीजिए। इसके अलावा अगर DPP बचा हुआ है तो आप कर लेना। और साथ ही साथ बच्चों इस चैप्टर की NCERT आप लोग एक बार जरूर रीड कर लीजिए। आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। NCERT रीडिंग भी बहुत जरूरी है। NCERT रीडिंग कर लेंगे तो आपको लगेगा हाँ मैंने जो आपको पढ़ाया है वो सब कुछ NCERT में भी है। NCERT से थोड़ा मजबूती ज़्यादा आ जाती है, और कुछ नहीं। पढ़ाया सब कुछ मैंने वही है जो NCERT में लिखा है, लेकिन जब एक बार आप खुद से NCERT पढ़ लेंगे तो आपको ज़्यादा यकीन हो जाएगा। ठीक है भाई, आज यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में प्लांट किंगडम शुरू करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।